रामपुर एक छोटा सा शहर है, न ज्यादा भीड़ न ज्यादा शोर। लेकिन उस दिन रामपुर में सब कुछ बदल गया। सुबह के 6 बजे थे। एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग में आग लग गई थी। नाम था रामपुर इंटर कॉलेज। यही स्कूल था जहां कभी मास्टर जी पढ़ाया करते थे। बिल्डिंग पूरी तरह जल चुकी थी। हर तरफ राख ही राख थी। लेकिन एक कोने में एक पुरानी अलमारी का हिस्सा बचा था। दमकल कर्मियों ने जब मलबा हटाया तो उस अलमारी में से एक काली डायरी मिली। डायरी के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, स्टूडेंट्स हु मस्ट डाई, मरने चाहिए ये छात्र। ये देखकर सब डर गए। थाने में रिपोर्ट गई। जांच की जिम्मेदारी मिली एक नए लेकिन तेज अफसर को, विक्रम चौहान, उम्र 28 साल। विक्रम ने जैसे ही डायरी पढ़नी शुरू की, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। डायरी में एक एक करके नाम लिखे थे। हर नाम के आगे लाल स्याही से मरा हुआ लिखा था। राजू वर्मा मरा हुआ, नेहा बख्शी मरी हुई, इमरान अली मरा हुआ, और ऐसे करके कुल 9 नाम। लेकिन लिस्ट में एक नाम बचा था। उसके आगे लिखा था, अभी जिंदा है। नाम था वकील श्रेया मेहरा। विक्रम चौंक गया। ये सब लोग मास्टर जी के पुराने स्टूडेंट्स थे और ये एकमात्र लड़की बची है। वो सीधा निकला श्रेया की तलाश में। कट्टू, दिल्ली। श्रेया मेहरा, उम्र 30, एक कामयाब वकील, दिल्ली की एक बड़ी कोर्ट में केस लड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि रामपुर में कोई उसकी मौत की लिस्ट लेकर घूम रहा है। उसी रात एक अजनबी आदमी श्रेया के घर की छत से अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन तभी घंटी बजती है। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा होता है इंस्पेक्टर विक्रम। वो कहता है, श्रेया जी, आप खतरे में हैं। कोई आपको मारना चाहता है। श्रेया चौंक जाती है। क्या? पर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? विक्रम धीरे से काली डायरी उसकी ओर बढ़ाता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसका नाम लिखा होता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। श्रेया मास्टर जी को अद्भुत, प्यारे और ईमानदार शिक्षक मानती थी। पर वही मास्टर जी अब हत्यारे लग रहे हैं। सवाल यह है, क्या वाकई मास्टर जी ही कातिल थे, या फिर किसी और ने उनके नाम पर यह खेल रचा है? और सबसे बड़ी बात, अगला नंबर क्या वाकई श्रेया का है? विक्रम ने डायरी श्रेया को दिखाई। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ये मास्टर जी की लिखावट नहीं लग रही। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा होगा? विक्रम ने कहा, श्रेया जी, आपकी जान खतरे में है। इस डायरी में जो 9 नाम लिखे थे, उन सबकी मौत एक जैसे रहस्यमयी हालात में हुई है। और अब सिर्फ आप बची है। हमें यह जानना है कि इन सबका मास्टर जी से क्या कनेक्शन था। श्रेया ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, हम सब रामपुर इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। मास्टर जी अंग्रेजी पढ़ाते थे। बहुत सख्त थे, लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। हां, एक हादसा हुआ था स्कूल में 12 साल पहले। कौन सा हादसा? विक्रम ने पूछा। हमारी क्लास में एक लड़का था, नाम था समीर। वो थोड़ा अलग था। सब उसे चिढ़ाते थे। एक दिन क्लास में किसी ने उसकी किताब फाड़ दी और मास्टर जी ने सबके सामने उसी को डांट दिया। समीर बहुत गुस्से में स्कूल से भाग गया। अगले दिन उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। पुलिस ने केस सुसाइड बताकर बंद कर दिया। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। और उस दिन के बाद क्या बदला? श्रेया ने कहा, मास्टर जी चुपचाप हो गए थे। उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और स्कूल भी छोड़ दिया। उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। विक्रम ने पूछा,
तो क्या आपको लगता है कि ये डायरी मास्टर जी ने समीर की मौत के बाद लिखी? श्रेया बोली, शायद। लेकिन मास्टर जी कभी हमें मारना नहीं चाहते थे। वो ऐसे इंसान नहीं थे। उसी रात विक्रम और श्रेया रामपुर के लिए निकले। सफर लंबा था, लेकिन रास्ते में एक कार उनके पीछे लग गई। काली एसयूवी, बिना नंबर प्लेट की। विक्रम ने शक करते हुए शीशे में देखा। एसयूवी उनकी कार के बहुत करीब आ रही थी। अचानक तेज लाइट्स ऑन हुई और एसयूवी ने टक्कर मार दी। कार पलटे पलटे बची। विक्रम ने तेजी से गाड़ी एक साइड की और ब्रेक लगाया। एसयूवी गुजर गई, लेकिन कोई चेहरा साफ नहीं दिखा। बस एक काले नकाब वाला आदमी जो पीछे मुड़कर देख रहा था। श्रेया डर के मारे कांप रही थी। उसने पूछा, वो कौन था? क्या वो मुझे मारने आया था? विक्रम ने जवाब दिया, हो सकता है। लगता है हम सही रास्ते पर हैं और कोई नहीं चाहता कि हम उस सच्चाई तक पहुंचे। सुबह होते ही वो दोनों रामपुर पहुंचे। स्कूल अब सिर्फ एक जली हुई इमारत थी। लेकिन विक्रम को कुछ गड़बड़ लगी। वो जहां आग लगी थी, वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे कोई वहां हाल ही में गया हो। राख के बीचों बीच एक ताजा जूते का निशान। ये निशान पुराने नहीं हो सकते, विक्रम ने धीरे से कहा। कोई यहां अभी हाल में आया है, शायद वही जिसने डायरी यहां रखी। तभी एक बूढ़ा चौकीदार, जिसकी आंखों में नशा था, बोला, साहब, मास्टर जी तो मर गए, लेकिन उनकी आत्मा अब भी स्कूल में भटकती है। मैंने कई बार रात को खिड़की में किसी को खड़ा देखा है। श्रेया घबरा गई। ये सब क्या हो रहा है विक्रम? क्या कोई आत्मा सच में हमें मारना चाहती है? विक्रम चुप था, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। अगले दिन एक और नाम जुड़ गया। रामपुर में रहने वाली नेहा बख्शी की बहन, जो एकमात्र चश्मदीद थी, उसकी मौत की। अपने घर में मृत पाई गई। मौत का कारण दिल का दौरा। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। अब बात साफ हो रही थी। डायरी सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि कोई उसे असली में सच कर रहा था। और उस कोई के पास शायद मास्टर जी से जुड़ा कोई बड़ा राज था। सुबह का समय था। रामपुर की हवा में अजीब सी खामोशी थी। विक्रम और श्रेया दोनों थाने में बैठकर नेहा बख्शी की बहन की फाइल पढ़ रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट में दिल का दौरा लिखा था, लेकिन मौत से पहले उसका चेहरा जिस तरह से जकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे डराकर मारा हो। विक्रम को अब यकीन होने लगा था कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। कोई इस डायरी को सच करने की कोशिश कर रहा है। श्रेया धीरे से बोली, विक्रम, मुझे अब समझ आ रहा है, यह सब अचानक नहीं हो रहा। कोई हमें उस हादसे की तरफ घसीट रहा है जो हमने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था। विक्रम ने पूछा, तुमने बताया था कि समीर की मौत के बाद मास्टर जी स्कूल छोड़कर चले गए थे। क्या उसके बाद कभी उनका कोई सुराग मिला? नहीं, श्रेया बोली, हमने कभी उन्हें नहीं देखा। बस सुना था कि वो गांव छोड़कर कहीं चले गए, लेकिन किसी को नहीं पता कहां। उसी शाम विक्रम को एक पुरानी चिट्ठी हाथ लगी, जो स्कूल की लाइब्रेरी की फाइलों के बीच दबी थी। उस चिट्ठी पर एक नाम लिखा था, प्रोफेसर आत्माराम घोष। चिट्ठी मास्टर जी ने उन्हें भेजी थी। आखिरी लाइन थी, मैंने जो देखा वो कोई नहीं समझेगा। अगर कभी सच बाहर आया तो बहुत लोग मरेंगे। विक्रम तुरंत आत्माराम घोष की तलाश में लग गया। पता चला वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, जो अब रामपुर से कुछ दूर एक पहाड़ी गांव में रहते हैं। अगले दिन विक्रम और श्रेया उस गांव पहुंचे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और चारों ओर घना जंगल। जब वो प्रोफेसर के घर पहुंचे
तो उन्हें देखकर एक बूढ़ा इंसान बाहर आया, कमजोर पर आंखें तेज। विक्रम ने पूछा, आप प्रोफेसर आत्माराम हैं? हूं, बूढ़े ने कहा। पर तुम लोग यहां क्यों आए हो? विक्रम ने डायरी दिखाई और कहा, यह मास्टर जी की डायरी है। इसमें कुछ नाम है जो मर चुके हैं, और अब ये लड़की श्रेया मेहरा आखिरी नाम बचा है। आत्माराम ने डायरी को देखकर गहरी सांस ली, फिर बोला, मास्टर जी ने मुझे ये सब पहले ही बता दिया था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई सच में सबको मार डालेगा। श्रेया ने घबराकर पूछा, आप जानते थे? तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? आत्माराम बोला, क्योंकि मुझे भी डर था। मास्टर जी एक दिन मेरे पास आए थे। वो बहुत बदल चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, डर था और पागलपन था। उन्होंने मुझसे कहा कि जिन बच्चों ने समीर को मारा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। विक्रम चौंक गया। क्या मतलब? समीर ने आत्महत्या नहीं की थी? आत्माराम बोला, नहीं, वो मरा था, लेकिन आत्महत्या नहीं थी। श्रेया की आंखें फैल गई। तो फिर किसने मारा उसे? आत्माराम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम सबने। कमरा एकदम शांत हो गया। श्रेया कांपते हुए बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हम बस उसे चिढ़ाते थे, लेकिन मारना नहीं चाहा था। आत्माराम बोला, पर मास्टर जी को यही लगा कि तुम सब उसके कातिल हो। उसने कई सालों तक एक एक कर तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाई, और फिर उसने वो डायरी लिखी, एक सजा की लिस्ट। विक्रम ने पूछा, लेकिन मास्टर जी खुद तो गायब हो गए थे, क्या वो अब भी जिंदा है? आत्माराम ने कहा, मैं नहीं जानता, हो सकता है वो मर चुके हों। लेकिन अगर नहीं मरे तो जो कुछ हो रहा है वही कर रहे हैं, और अगर मर गए हैं तो कोई और ये सब उनकी जगह कर रहा है। शाम हो चुकी थी। विक्रम और श्रेया ने उसी गांव में रात रुकने का फैसला किया। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, तभी एक धमाका हुआ। प्रोफेसर आत्माराम का घर आग की लपटों में घिर गया था। विक्रम दौड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आत्माराम अंदर ही जल चुका था। घर के बाहर एक दीवार पर लाल स्याही से लिखा था, झूठ बोलने वालों को सजा मिलती है। श्रेया चीख पड़ी। अब यह साफ हो चुका था कि कोई उनके हर कदम पर नजर रखे हुए है, और अगला नंबर शायद अब ज्यादा दूर नहीं। रात भर विक्रम की नींद गायब थी। श्रेया बार बार प्रोफेसर आत्माराम की जली हुई लाश की तस्वीर आंखों में लाकर कांप रही थी। आग इतनी तेज थी कि उनके पास कुछ भी बचाने का मौका नहीं था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि आग बुझने के बाद वहां से एक पुरानी फोटोग्राफ मिली, जिसमें मास्टर जी अपने छात्रों के साथ खड़े थे, और सबसे आखिरी कोने में एक चेहरा हल्का सा छुपा हुआ था। एक लड़का जिसकी आंखें सीधी कैमरे की तरफ थी, बहुत सीधी और डरावनी निगाह। सुबह विक्रम ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने धीरे से कहा, यह चेहरा मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे ये आज भी देख रहा हो। श्रेया ने फोटो लेकर देखा। यह शायद विकास है। नहीं नहीं, ये तो रजत है शायद। वो रुक गई। कौन रजत? विक्रम ने पूछा। एक क्लासमेट था, बहुत चुपचाप रहता था, हमेशा मास्टर जी के बहुत करीब था। बाकी सब उससे दूर रहते थे। कुछ अजीब था उसमें, लेकिन समीर के मरने के बाद वो अचानक गायब हो गया था। स्कूल आना बंद कर दिया। किसी को नहीं पता चला वो कहां गया। विक्रम ने नोटबुक निकाली और लिखा, रजत गुमशुदा छात्र। उसने तुरंत थाने फोन किया और कहा, रामपुर स्कूल के 2007 बैच के सभी छात्रों का रिकॉर्ड निकालो, खासकर एक नाम, रजत अवस्थी। शाम तक जवाब आ गया। रजत अवस्थी का नाम स्कूल के रिकॉर्ड में तो था,
लेकिन उसके बाद के किसी भी दस्तावेज में उसका कोई अतापता नहीं था। ना कॉलेज, ना नौकरी, ना किसी सरकारी रिकॉर्ड में उसका जिक्र। जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। उसी रात श्रेया के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने डरते हुए फोन उठाया। हेलो? एक भारी, धीमी आवाज आई। झूठ से बच सकती हो, लेकिन सच्चाई से नहीं। उसके हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। विक्रम ने झट से फोन उठाया। कॉल कट चुका था। नंबर ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नंबर फेक था। एक वर्चुअल कॉलिंग सर्विस से किया गया। अब बात हद से आगे जा रही थी। विक्रम ने कहा, हमें मास्टर जी के पुराने घर पर जाना होगा। शायद वहां कुछ मिले। अगले दिन वो दोनों स्कूल के पास बने उस छोटे से टीचर क्वार्टर में पहुंचे, जहां मास्टर जी पहले रहते थे। जगह अब पूरी तरह वीरान थी और आधी टूटी हुई। घर में घुसते ही हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने सांस ली हो। कमरे की दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लटक रहा था, 2007 का, और नीचे फर्श पर एक छोटी सी ट्रंक पड़ी थी। विक्रम ने ट्रंक खोली। अंदर से ढेर सारी कतरनें निकली। अखबारों की, स्कूल रिपोर्ट्स की, बच्चों की तस्वीरें और एक फटी हुई लाल डायरी। वही हाथ की लिखाई, वही लहजा, गुस्से और सजा का। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं ना रहूं तो मेरा काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। रजत जानता है क्या करना है। श्रेया एकदम ठंडी पड़ गई। उसने धीमे से कहा, वो अभी भी जिंदा है। तभी कमरे के कोने से कुछ गिरने की आवाज आई। विक्रम झट से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन तभी उन्हें दीवार पर कुछ उकेरा हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो उंगलियों से खरोंच कर लिखा गया था, अब अगली बारी तुम्हारी है, श्रेया। श्रेया की सांसें रुकने लगी। अब यह साफ हो गया था कि कोई उन्हें खेल समझकर टारगेट कर रहा है, और ये कोई बाहरी नहीं है। ये कोई ऐसा है जो सब जानता है और शायद बहुत पास है। रात को जब वो वापस गेस्ट हाउस लौटे तो गेट पर एक लिफाफा रखा मिला। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, विक्रम की, और उसके नीचे लिखा था, जो बचाने चले थे वही खुद अब शिकार है। विक्रम ने मुट्ठियां भींच ली। अब यह सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, अब यह जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। रात भर बारिश होती रही। बाहर की हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे भीगे हुए पुराने कागजों की और कहीं दूर से आती जली हुई लकड़ी की बू। श्रेया खिड़की के पास खड़ी थी, आंखें बंद किए, पर नींद उससे कोसों दूर थी। विक्रम अब तक उस फोटो को बार बार देख रहा था, जो लिफाफे में मिली थी। उसकी खुद की तस्वीर और नीचे लिखा वो डरावना मैसेज, जो बचाने चले थे वही अब शिकार है। विक्रम का मन बार बार उस नाम पर अटक रहा था, रजत अवस्थी। अचानक गायब हो जाना, फिर मास्टर जी की डायरी में उसका जिक्र, और अब इस सब के पीछे जो भी हो रहा है उसका अंदाजा साफ दिखा रहा था। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, कोई पुरानी साजिश, कोई छुपा हुआ राज जो अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह विक्रम ने एक बार फिर स्कूल के पुराने रजिस्टर मंगवाए। इस बार उसने सिर्फ रजत का रिकॉर्ड नहीं देखा, बल्कि हर उस छात्र का प्रोफाइल खंगाला जो मास्टर जी की क्लास में था और जिनके नाम डायरी में लिखे थे। उसे एक और अजीब बात पता चली, जिन बच्चों के नाम उस डायरी में थे उन सब के साथ स्कूल के दौरान या तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई थी या फिर मास्टर जी से कोई न कोई टकराव रहा था। लेकिन रजत, उसके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं थी, बल्कि हर रिपोर्ट में उसे मेधावी, शांत स्वभाव का, मास्टर जी का प्रिय लिखा गया था।
यही वजह हो सकती है कि मास्टर जी ने उसे अपना वारिस बना दिया, विक्रम ने कहा। श्रेया ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, रजत के घरवाले कहाँ हैं? अगर हमें उसके बारे में कुछ जानना है तो हमें उसके परिवार से बात करनी होगी। विक्रम ने तहसील रिकॉर्ड से रजत का पुराना पता निकाला। गांव बरौली, रामपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। अगले दिन वो दोनों वहां पहुंच गए। गांव की गलियों में सन्नाटा था। लोग उन्हें अजीब निगाहों से देख रहे थे। जब उन्होंने रजत अवस्थी का नाम लिया, एक बूढ़े ने दूर देखते हुए कहा, वो लड़का, उसका तो जिक्र करना भी मना है यहां। एक रात ऐसा कुछ हुआ कि अगले दिन पूरा परिवार गायब हो गया। घर भी बंद और किसी को नहीं पता चला कहां गए। लोग कहते हैं रजत को किसी प्रेतात्मा ने छू लिया था। वो बात करने के बाद जवाब नहीं देता था, सीधा देखता रहता था, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। विक्रम और श्रेया ने वो पुराना मकान देखा। दरवाजा टूटा हुआ था। घर के अंदर अंधेरा और धूल। कमरे की दीवार पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें, एक पुराना झूला और एक संदूक। विक्रम ने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ किताबें और एक पतली सी नीली डायरी। उन्होंने उसे खोला। डायरी में मास्टर जी की लिखाई थी, आज मैंने रजत को सच्चाई बताई। बाकी सब बच्चे मुझे धोखा देते थे। वो मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी मेहनत को बर्बाद करते थे। रजत ही है जो समझता है कि इस समाज को शुद्ध करने की जरूरत है। मैंने उसे रास्ता दिखाया है। अब अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरा काम अधूरा नहीं रहेगा। रजत मेरा उत्तराधिकारी है। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था। श्रेया काम गई। उस रात जब वो वापस शहर लौट रहे थे, तभी अचानक सड़क पर एक काले कपड़े में लिपटी आकृति सामने आई। विक्रम ने ब्रेक मारा, पर तब तक वो आकृति गाड़ी के बोनट पर बैठी दिखी। उनकी सांसें थम गई। श्रेया ने झट से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन सामने कुछ नहीं था। सड़क एकदम खाली। ये क्या देखा हमने? श्रेया ने घबराकर पूछा। अब कोई हमसे खेल रहा है और वो चाहता है कि हम डरें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, विक्रम ने कहा। रात को जब वो गेस्ट हाउस लौटे तो कमरे की लाइटें खुद ब खुद ऑन हो गई। टेबल पर एक कागज रखा था, एक और फोटो। इस बार फोटो में मास्टर जी और रजत थे, लेकिन मास्टर जी की आंखें जली हुई थी। नीचे लिखा था, अब मास्टर जी नहीं बोलेंगे, अब सिर्फ मैं बोलूंगा। श्रेया ने कांपते हुए कहा, यह कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये लड़ाई डर के खिलाफ है और हम इसे खत्म करके रहेंगे। बारिश थमी नहीं थी। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट अब भी जारी थी और श्रेया की सांसें भारी होती जा रही थी। कमरे की दीवारें जैसे सिमट रही थी। टेबल पर रखी उस फोटो की आंखें उसे घूर रही थी। जल चुकी लेकिन जिंदा। विक्रम ने वो फोटो जलाई, लेकिन कागज जैसे आग पकड़ ही नहीं रहा था। वो समझ चुके थे, ये सिर्फ मास्टर जी या रजत की कहानी नहीं है। ये किसी बहुत गहरे रहस्य की परतें हैं जो धीरे धीरे खुल रही है। अगली सुबह विक्रम सीधे पहुंचा रामपुर थाने की रिकॉर्ड रूम में। पुराने केस फाइल्स निकलवाए। साल 1998 की एक फाइल में दर्ज था, रामपुर इंटर कॉलेज में एक हादसा। मास्टर जी पर एक छात्रा से दुर्व्यवहार का आरोप लगा। गवाहों ने पलटी मारी। मामला रफादफा। छात्रा ने आत्महत्या की। उस छात्रा का नाम था रेशमा, और रेशमा उसी बैच की थी जिसमें रजत पढ़ता था। विक्रम को समझ आया मास्टर जी का गुस्सा क्यों पनपा, सब छात्रों से क्यों नफरत थी। शायद उसने खुद को निर्दोष समझा
और माना कि बाकियों ने उसकी इज्जत खराब की। और रजत, वो मास्टर जी के करीब था। शायद मास्टर जी ने उसे बचपन से ही भड़काया, उसे सिखाया कि दुनिया गंदी है, उसे साफ करना है। श्रेया ने तब एक चौंकाने वाली बात कही, क्या तुमने नोटिस किया? रजत की कोई हाल की फोटो नहीं मिली, कोई रिकॉर्ड, कोई आधार, कुछ भी नहीं। शायद वो अब इंसान नहीं रहा। विक्रम ने कंप्यूटर ऑन किया और एक चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर चलाया, उस पुरानी तस्वीर में रजत का चेहरा डालकर। जो रिजल्ट आया, उसने दोनों के होश उड़ा दिए। रजत अवस्थी अब आदित्य राणा के नाम से जाना जाता था, एक प्रसिद्ध लेखक जो रहस्य और तंत्र पर किताबें लिखता था। हर किताब में एक बात कॉमन थी, शुद्धि का यज्ञ। वो दिल्ली में एक पुराने बंगले में रहता था। विक्रम और श्रेया तुरंत वहां पहुंचे। बंगले का दरवाजा खुला था। अंदर घुसते ही लोबान की महक, दीवारों पर तांत्रिक चित्र और बीच हॉल में आग की रेखा से खींचा गया घेरा था। बीच में बैठा था रजत, या अब जिसे आदित्य कहा जाता था। उसकी आंखें बंद थी, होठों पर कुछ बड़बड़ाहट। विक्रम ने पिस्टल निकाली। खत्म करो ये सब, रजत। बहुत हो गया। रजत ने आंखें खोली, उनमें खून उतर आया था। मास्टर जी ने जो शुरू किया था, वो मैं पूरा कर रहा हूं। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था, पापियों को खत्म करने का। तुम लोग समझ नहीं सकते, तुम बस बचाना चाहते हो, मैं शुद्ध करना चाहता हूं। लेकिन मास्टर जी खुद गुनहगार थे। उन्होंने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद की थी। श्रेया चिल्लाई। रजत हंसा। झूठ, वो सब झूठ था। एक साजिश थी मास्टर जी को गिराने की। और अब जब मास्टर जी चले गए, तो मैं उनका उत्तराधिकारी हूं। अब मेरी बारी है। तुम्हारा नाम भी लिस्ट में है, श्रेया, क्योंकि तुम भी उस स्कूल से हो। तुम सब गंदगी हो। इतना कहकर उसने एक थाल उठाया, जिसमें एक लोहे की तावीज थी। ये यज्ञ की आखिरी आहुति है, उसने कहा, और जैसे ही वो उसे आग में डालने को हुआ, विक्रम ने गोली चला दी। गोलियों की आवाज गूंज उठी। रजत जमीन पर गिरा, उसका शरीर तड़पने लगा। तावीज उसके हाथ से छूटी और आग की रेखा में गिर गई। एक तेज चीख गूंजी, मानो किसी और दुनिया की थी। पूरा बंगला कांपने लगा। दीवारें हिलने लगी, कमरे की लाइटें फड़कने लगी। श्रेया ने विक्रम का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा, भागो। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। पीछे से एक तेज धमाका हुआ और बंगले की छत उड़ गई। धुआं और आग का गुबार आसमान तक फैल गया। सुबह तक आग बुझ चुकी थी। पुलिस और मीडिया वहां थी, लेकिन कोई शव नहीं मिला, न रजत का, न ही कोई और। कुछ ही हफ्तों बाद विक्रम ने उस पुरानी डायरी को जला दिया, मास्टर जी की स्टूडेंट्स हु मस्ट डाई वाली डायरी। उसे हमेशा के लिए मिटा देना जरूरी था। श्रेया ने वकालत छोड़ दी। वो अब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रही है। विक्रम ने थाने से ट्रांसफर ले लिया। लेकिन अब भी कभी कभी जब वो अकेला होता है, तो उसे लगता है कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने। और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है, तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।